Hello everyone. Welcome you all in this session. मैग्नेटिज्म का ये सेशन जिसमें आज हम पढ़ेंगे टॉर्क के बारे में कि अगर कोई लूप रखा जाता है मैग्नेटिक फील्ड में तो उस पर टॉर्क कैसे लगता है और उसके पीछे के जो कॉन्सेप्ट्स हैं सारे वो आज यहाँ पर कवर कर रहे होंगे। तो ये जो क्लास है हमारी वो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जो होता है उसकी लगभग लास्ट क्लास होगी। इसके बाद हम अगली जो सेशन डिस्कस करेंगे, अगला जो कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे वो बार मैग्नेट के बारे में। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं मैग्नेटिज्म का ये लेक्चर नंबर हमारा 5। तो देखिए लास्ट लेक्चर तक में हमने एक चीज़ देख ली थी कि अगर कोई करंट, पहले तो मैं यहाँ पर टॉपिक लिख देता हूँ। टॉर्क ऑन लूप प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। अब मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा हमारा, मैंने बता दिया। अभी तक हम जितना भी डिस्कशन कर रहे हैं वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के बारे में कर रहे हैं। दूसरी चीज, आपका जो लूप है वो लूप भी क्या होगा, बाय डिफॉल्ट करंट कैरिंग लूप होगा। तो लूप होगा करंट कैरिंग, अगर करंट कैरिंग नहीं होगा तो सारी कहानी खत्म हो जाती है। मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर रहेगा यूनिफॉर्म। ठीक, तो ये चीज़ें बिल्कुल हमको दिमाग में बिठा लेनी है कि जितना भी डिस्कशन चल रहा है ये मैग्नेटिक फील्ड क्या है हमारा, यूनिफॉर्म चल रहा है। अभी नॉन यूनिफॉर्म में कहानी अलग होगी। तो लेट्स टेक एन एग्जांपल कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड अंदर की साइड है। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पर है, अंदर की साइड। चलो ये वाला नहीं मानते कि अलग अलग उदाहरण मांग लेते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड हमारा राइट वर्ड है, इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है और एक लूप प्लेस कर दिया इनके अंदर जो कि करंट कैरिंग लूप है। थोड़ा छोटा बना लेते हैं, ज़्यादा बड़ा बन गया। ये कोई करंट कैरिंग लूप है। अब इस करंट कैरिंग लूप में आपका क्या फ्लो हो रहा है, इस तरह से करंट फ्लो हो रहा है। ओके, और मान लिया कि इसकी रेडियस r है, इसमें करंट I है, ठीक है, और इसमें नंबर ऑफ टर्न्स n है। इस लूप की सारी जो प्रॉपर्टीज है वो मैंने लिख दी यहाँ पर। करंट कितना फ्लो हो रहा है I, रेडियस कितनी है इसकी लूप की, क्योंकि सर्कुलर लूप है तो इसकी रेडियस कितनी है r, और इसमें नंबर ऑफ टर्न कितने हैं n। और ये जो रेड सा बनाया मैंने बेटा, ये क्या है आपका मैग्नेटिक फील्ड है। तो जब उसको इस मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाएगा तो इस पर एक बात हम कर चुके थे, उन बातों को मैं वापस से ब्रीफ कर रहा हूँ। पहली बात तो जब भी किसी भी लूप को किसी भी ओरिएंटेशन में कैसे भी रखा जाएगा, अगर यूनिफॉर्म फील्ड में रखा गया है तो उस पर लगने वाला नेट फोर्स क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, नेट फोर्स 0 क्या है। इस पर जब लूप का प्लेन और मैग्नेटिक फील्ड सेम प्लेन में हो, जब लूप और मैग्नेटिक फील्ड सेम प्लेन में हो तो इस पर लगने वाली नेट टेंशन भी क्या हो जाती है, 0। लेकिन यहाँ पर नेट फोर्स 0 नहीं होता। ये कौन सी कंडीशन थी, जब हमारा मैग्नेटिक फील्ड और लूप जो है वो सेम प्लेन में रहे। जब मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर होता था लूप के प्लेन के, तो उस केस में हमने देखा था कि नेट फोर्स तो तब भी 0 होता था, नेट टॉर्क भी वहां 0 होता था, लेकिन टेंशन 0 नहीं होती थी। तो लूप जो होता था हमारा, अगर वो फ्लेक्सिबल है तो या तो वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा या वो एक्सपेंड करेगा। वो डिपेंड करता है कि उस पर फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहे हैं, आउटवर्ड लग रहे हैं या फिर इनवर्ड लग रहे हैं। बट अभी मैं बात कर रहा हूँ कि ये जो लूप है इसका प्लेन और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक ही प्लेन में है, तो इस पर टॉर्क जो है वो 0 नहीं होगा। लेकिन सर टॉर्क 0 नहीं होगा तो क्या होगा, ये होगा टॉर्क बिना साइन थीटा। याद रखने का ये तरीका हुआ। लेकिन अब देखो इसकी एक्चुअल फॉर्म देखो, ये हो जाता है INA, एक तरह का क्या होता है हमारा मैग्नेटिक मोमेंट। तो अगर इसको मैं आगे ले लूं, अभी मैंने टॉर्क का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना बताया है, ये INA को अगर मैं आगे ले लूं और B इधर रख दूं और ये साइन थीटा कर दूं, तो ये बेटा INA जो होता है ये क्या बन जाता है हमारा मैग्नेटिक मोमेंट। INA जो बन जाता है ये क्या बन जाता है हमारा मैग्नेटिक मोमेंट। सो नाउ आई एम राइटिंग द वेक्टर फॉर्म ऑफ दिस टॉर्क, दिस इज m वेक्टर, इसका क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे b वेक्टर के साथ, तो ये दे देगा आपको भैया टॉर्क। तो अगर m वेक्टर क्या है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट,
मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। यहाँ पर m वेक्टर जो है वो है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, वो क्या होता है निया, निया NIA। और यहाँ पर वेक्टर क्या है सर, एरिया ही एक तरह का वेक्टर होता है, तो जो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन है वही इसकी डायरेक्शन है। सर मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन कैसे निकालते थे बेटा, राइट हैंड थंब रूल से निकालते हैं। सर इस केस में मैग्नेटिक मोमेंट बता दो, तो इस केस में लूप में एंटी क्लॉकवाइज फ्लो हो रहा है, तो हमारी उंगलियां यूं घूमेगी, तो अंगूठा जिस डायरेक्शन को पॉइंट करेगा वही डायरेक्शन क्या होगी हमारे मैग्नेटिक मोमेंट की। इसकी डायरेक्शन बिल्कुल मैग्नेटिक फील्ड जिस डायरेक्शन में बनता है, इस लूप की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है उसी डायरेक्शन में, हाँ उसमें भी ऐसे निकालते थे, तो मतलब ये जो लूप है वो अपना मैग्नेटिक फील्ड इसी डायरेक्शन में बना रहा है, साथ के साथ इसका मैग्नेटिक मोमेंट भी क्या होगा, इसी डायरेक्शन में होगा। तो इस केस में इस सिनेरियो के हिसाब से अगर मैं बात करूं बेटा, इस सिनेरियो के हिसाब से अगर बात करूं, तो यहाँ पर एरिया वेक्टर या मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड में 90 डिग्री का एंगल है, एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक मोमेंट में 90 डिग्री का एंगल है। तो हम यहाँ पर बोलते हैं कि जो थीटा है, थीटा किस किस के बीच में, एंगल बिटवीन आप बोल सकते हैं मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर एंड बी वेक्टर, मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर और बी वेक्टर। और अगर INA वाली फॉर्म लिखी जाती है तो उसके हिसाब से अगर आप ये चीज देख सकते हैं कि वहां पे एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल होता है। मैग्नेटिक मोमेंट और बी वेक्टर के बीच में इस केस में मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो रहा है आपका, आप बोल रहे हो सर इस केस में मैग्नेटिक मोमेंट डॉट आ रहा है, मैग्नेटिक मोमेंट क्या आ रहा है, डॉट। अच्छा m वेक्टर क्या आ रहा है, डॉट, यूं करके उंगली घूम रहे हैं, अंगूठा बाहर आ रहा है। अच्छा एरिया वेक्टर भी तो ऐसे ही होता है, सरफेस के परपेंडिकुलर होता है एरिया वेक्टर, तो एरिया वेक्टर भी इधर की साइड है, तो उस केस में एरिया वेक्टर ले लोगे तो एरिया वेक्टर भी उसी डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक मोमेंट होगा, ठीक है। और ये जो बी लिखा है ना बेटा मैंने, ये जो बी लिखा है, ये जो बी लिखा है, ये बी जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, ये बी जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है वो है ये बी। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को मैं रेड कलर से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को मैं रेड कलर से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। देखो ये बी जो है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है जिसमें ये आपका लूप रखा हुआ है, करंट कैरिंग लूप रखा हुआ है, ठीक है। और टॉर्क का फॉर्मूला बीना साइन थीटा हो गया है। और मैक्सिमम टॉर्क क्या होता है, जैसे अब इसमें स्पेशल केस देख लें तो टाउ मैक्सिमम अगर कोई पूछे तो टाउ मैक्सिमम क्या हो जाता है, BINA। कब हो जाता है, कब हो जाता है, कब हो जाता है, इसको कैसे लिखें कि व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90, थीटा इज इक्वल टू 90। इसका मतलब सर बेटा जब m वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू b वेक्टर हो, तो उसके केस में जो टॉर्क मिलता है वो क्या मिलता है हमको, मैक्सिमम मिलता है, और मैक्सिमम टॉर्क बीना होता है ये वाला। और कुछ बात देखें इसके बारे में, सर जीरो कब होगा टॉर्क वो बताइए, तो जीरो टॉर्क देखिए, जीरो कब होगा टॉर्क वो भी देखिए। टॉर्क जीरो भी हो सकता है, टॉर्क जीरो भी हो सकता है, तो वो वाले केस देखते हैं। व्हेन ये जो थीटा है, थीटा किसके बीच में एंगल है, वापस से मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का जो एंगल है, मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल जो है वो है थीटा। अब थीटा या तो 0 डिग्री हो जाए या फिर 180 डिग्री हो जाए, या तो 0 डिग्री हो जाए या 180 डिग्री हो जाए, इन दोनों ही केसेस में मेरा टॉर्क क्या आ जाएगा, 0, क्योंकि साइन 0 आ रहा है, इसमें फॉर्मूले में साइन 0 आ रहा है, तो साइन 0 भी 0 होगा, साइन 180 भी 0 होगा, साइन 0 भी 0 होगा और साइन 180 भी 0 होगा। तो जब ये टॉर्क समझ में आ जाएगा तभी आप मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर को समझ पाओगे और फंक्शन ऑफ AC जनरेटर को समझ पाओगे कि AC जनरेटर कैसे काम करता है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में पढ़ाया जाता है, ठीक है। ओके जी, चलिए अब ये जो टॉर्क है, टॉर्क की डायरेक्शन कैसे दी जाती है, टॉर्क की डायरेक्शन कैसे दी जाती है, डायरेक्शन ऑफ टॉर्क is given by right hand thumb rule. राइट हैंड थंब रूल से टॉर्क की डायरेक्शन दी जाती है कि भैया मैग्नेटिक मोमेंट बाहर आ रहा है, इस केस के हिसाब से देखें तो मैग्नेटिक मोमेंट कैसे निकाला, हमने उंगलियों को करंट की डायरेक्शन में घुमाया, अंगूठा जिस डायरेक्शन को पॉइंट कर रहा है वो मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन है। इस बात से सभी एग्री, बिल्कुल इस बात से सभी एग्री, सभी को समझ में आ रही है। तो थंब को बाहर निकाला तो वो मैग्नेटिक, अब बाहर की साइड मैग्नेटिक मोमेंट है, देखो बाहर की साइड मैग्नेटिक,
तो एक वेक्टर से दूसरे वेक्टर की साइड जाओ। एक वेक्टर आपका बाहर है, एम वेक्टर कहाँ है, बाहर, बी वेक्टर कहाँ है, इधर की साइड। डायग्राम में देखो बी वेक्टर कहाँ है, इधर की साइड। तो उंगलियों को एक वेक्टर से दूसरे वेक्टर की साइड जब घुमाएंगे, एक वेक्टर से दूसरे वेक्टर की साइड घुमाएंगे, तो अंगूठा कहाँ पॉइंट करा, ऊपर की साइड। अंगूठा कहाँ पॉइंट कर रहा है, ऊपर की साइड। तो टॉर्क की डायरेक्शन क्या हो रही होगी इसके केस में, ऊपर की साइड। देखो क्रॉस प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट वाली बात है, कुछ भी नया नहीं है, वही क्रॉस प्रोडक्ट जो पढ़ते हैं, वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट। एक वेक्टर से दूसरे वेक्टर की डायरेक्शन में उंगलियों को ले जाएं तो थंब किसको पॉइंट करेगा, आपके मैग्नेट टॉर्क की डायरेक्शन को बताएगा। और इसके केस में जो टॉर्क आएगा, देखो मैग्नेटिक मोमेंट से भी परपेंडिकुलर है, मैग्नेटिक मोमेंट से भी परपेंडिकुलर है, तो टॉर्क की डायरेक्शन होगी ऊपर। तो वो मैग्नेटिक मोमेंट के भी परपेंडिकुलर होगा, मैग्नेटिक मोमेंट क्योंकि बाहर की साइड है, और मैग्नेटिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर होगा, मैग्नेटिक के भी परपेंडिकुलर होगा। तो ये बात यहाँ लिख देते हैं कि जो टॉर्क वेक्टर होगा वो परपेंडिकुलर होगा बी वेक्टर के, एंड टॉर्क जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा आपका यहाँ पर मैग्नेटिक मोमेंट जो वेक्टर है उसके। क्रॉस प्रोडक्ट वाली सारी खूबियाँ इसमें होगी। तो ये सारी बात हुई टॉर्क की, ये सारी बात हुई टॉर्क की, ठीक है। ओके, अब एक चीज और बात करते हैं इसमें। तो अब मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर की बात करते हैं, उसमें भी टॉर्क का कॉन्सेप्ट यूज हुआ। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करने वाले हैं मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर क्या होता है? तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर ऐसी डिवाइस है, ये ऐसी डिवाइस है जो स्मॉल वैल्यू के करंट को डिटेक्ट करती है। एक अमीटर भी पढ़ते हैं हम बेटा, तो अमीटर भी करंट मेजरमेंट का काम करता है कि वो भी करंट को बताता है। लेकिन अमीटर जो होता है लार्ज वैल्यू के करंट को बताता है। कहाँ से बना? पहले गैल्वेनोमीटर ही बना था, और गैल्वेनोमीटर में ही कुछ इंप्रूवमेंट कर दिए, कुछ सर्किट में चेंजेस कर दिए। उसकी की जब रेंज बढ़ा देते हैं हम, उसी की जब रेंज बढ़ा देते हैं तो वो एमीटर बन जाता है। और उसको कैसे किया जाता है वो भी बताया जाता है करंट इलेक्ट्रिसिटी में। तो ठीक है, थोड़ा सा ब्रीफ यहाँ भी कर दूंगा मैं वापस से कि कैसे बनाया जाता है एक बार। तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का क्या फंक्शन है? डिटेक्ट्स, हम बोलेंगे डिटेक्ट्स स्मॉल वैल्यू ऑफ करंट इन अ ब्रांच। तो किसी भी ब्रांच में, किसी भी सर्किट की ब्रांच में अगर गैल्वेनोमीटर लगा दिया जाएगा तो उसमें वो स्मॉल वैल्यू के करंट को डिटेक्ट करेगा। कितनी रेंज हो जाएगी? फ्यू माइक्रो एम्पियर, मिली एम्पियर, बस फ्यू माइक्रो एम्पियर और मिली एम्पियर, बस। इससे ज्यादा करंट को मेजर नहीं कर पाएगा, इससे ज्यादा करंट को मेजर नहीं कर पाएगा। उसकी क्षमता नहीं है। ज्यादा करंट बहाते हैं तो कॉइल बर्न हो जाती है, ऐसा कुछ होता है। ज्यादा करंट बहाते हैं तो कॉइल बर्न हो जाती है। ठीक है जी। तो इसका ये बेसिक एप्लीकेशन लिख दिया मैंने, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर क्या होता है। दूसरी बात, किस सिद्धांत पे काम करता है, किस सिद्धांत पे काम करता है, वर्किंग प्रिंसिपल क्या है इसका, वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, वर्किंग प्रिंसिपल क्या है। तो वर्किंग प्रिंसिपल ये है कि व्हेन a loop is placed, अब लूप कौन सा होना चाहिए, लूप कौन सा होना चाहिए? करंट कैरिंग लूप। लूप कैसा होना चाहिए? करंट कैरिंग। ये बाय डिफॉल्ट ही चल रही है बात करंट कैरिंग की, इसमें है ना बार बार अगर लूप बोला जाए तो उसमें करंट होगा तभी बातें होगी सारी सारी। तो व्हेन अ करंट कैरिंग लूप इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म magnetic field, then there will be a torque, there will be a torque। अब इसके बाद क्या होता है? and a needle is connected, needle is connected to loop। अब जब लूप में टॉर्क आ गया तो वो घूमेगा, और उससे फिर क्या कर दिया उन्होंने, जैसे लूप घूम रहा है यूं कर करके फ्लिप कर रहा है,
करंट फ्लो हुआ तो यूं हुआ, थोड़ा ज़्यादा हुआ, थोड़ा कम हुआ, कभी करंट ज़्यादा बढ़ाया तो यूं हो गया, तो ऐसे कर करके घूम रहा है, ठीक है। ऐसे करके कम करंट तो हल्का सा डिफ्लेक्शन है, ज़्यादा करंट तो बहुत ज़्यादा डिफ्लेक्शन है, और ज़्यादा करंट तो और ज़्यादा डिफ्लेक्शन है। तो उस लूप से क्या कनेक्टेड है, उस लूप से क्या कनेक्टेड है, एक निडल कनेक्टेड है। निडल इज कनेक्टेड टू लूप shows the value of current. Simple. Shows the value of current. तो देखो चीजें how things work in this case. ये नॉर्थ पोल है, ये हो गया आपका साउथ पोल। अच्छा, इनके बीच में सर हम बोलते हैं कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होता है। हाँ जी, बिल्कुल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होगा। अब इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एक आपकी ये रख दी गई है, क्या है ये, कॉइल। एक कॉइल रख दी गई। अच्छा, इस कॉइल में इधर की साइड से तो करंट आ रहा है, ठीक है, और इधर की साइड करंट जा रहा है, तो ये एक्सटर्नल सर्किट में करंट के आने जाने की डायरेक्शन होगी। अच्छा, जब ये करंट कैरिंग लूप है, इसके क्या है, करंट कैरिंग लूप, इसमें कितना करंट फ्लो रहा है, आई करंट फ्लो रहा है, इधर भी आई करंट बाहर निकल रहा है। तो इसको जब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा, तो ये रेक्टेंगुलर है, ये स्क्वायर है, तो इसमें क्या होगा, टॉर्क जनरेट होगा। और टॉर्क जनरेट होगा तो इसका सिनेरियो देखिए, टॉप व्यू दिखाते हैं आपको, टॉप व्यू दिखाते हैं। तो ये कुछ ऐसा मैग्नेटिक फील्ड होता है मैग्नेट के बीच में, जिसको रेडियल मैग्नेटिक फील्ड बोला जाता है। और ये रही नॉर्थ और ये रही साउथ आपकी, और इसके बीच में होगी फिर हमारी एक कॉइल। ये टॉप व्यू बता रहा हूँ मैं आपको, ये रही टॉप व्यू। ये कॉइल, रेक्टेंगुलर कॉइल, ऊपर से देखोगे तो ऐसी दिखेगी ना यार, है ना। आपकी कॉपी यूं करके देख रहे हो और बिल्कुल ऊपर से जाके देखोगे तो वो कुछ ऐसी दिखेगी। अच्छा, इससे क्या कनेक्टेड है सर, तो बेटा इससे कनेक्टेड है, यहाँ पर एक कनेक्टेड है पॉइंटर, ये होता है पॉइंटर। अच्छा, यहाँ पर लिखी रहती है फिर रीडिंग्स, थोड़ा सा इसको सिस्टम से इधर निकालना। अच्छा, यहाँ पर फिर लिखी रहती है रीडिंग्स आपकी, ये रीडिंग्स लिखी रहती है करंट की, ठीक है। यहाँ पर 0 होता है, इधर की साइड मैक्सिमम करंट होता है, इधर की साइड भी इस डायरेक्शन में मैक्सिमम करंट। अच्छा, तो जब इसमें करंट फ्लो होता है, पिंक ये जो रेक्टेंगुलर कॉइल है, तो ये घूमती है, इसमें टॉर्क आता है, और ये घूमती है, तो इसके साथ साथ ये पॉइंटर भी घूमता है, और पॉइंटर हमको क्या बता देता है, करंट की वैल्यू बताता है। इंपॉर्टेंट बात, टॉर्क का फॉर्मूला देखो। अब टॉर्क का फॉर्मूला देखो, टॉर्क का फॉर्मूला अभी लिखा था, टाउ इज इक्वल टू बीना साइन थीटा, बीना साइन थीटा, बीना साइन थीटा, बीना साइन थीटा। अब बीना साइन थीटा मतलब बी तो हो गया एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जिसमें रखा हुआ है, नॉर्थ साउथ में रखा हुआ है, तो ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हो गया कुछ इस तरह से, ठीक। ये जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है जिसमें रखा हुआ है, तो ये नॉर्थ साउथ मतलब मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेट के बीच में इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है। और ये कौन सा मैग्नेटिक फील्ड है, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड बोला जाता है इसको, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। क्यों सर रेडियल का मतलब क्या हो गया, कि इसमें एरिया जो होगा ना वो हमेशा ही ऐसा होगा कि एरिया वेक्टर हमेशा मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा, इसलिए इसको रेडियल मैग्नेटिक फील्ड बोला। सर्कल है, चारों तरफ से कुछ ना कुछ कंपोनेंट्स मैग्नेटिक फील्ड के हमेशा एरिया वेक्टर के क्या होंगे, परपेंडिकुलर। तो इस फॉर्मूले में जो साइन थीटा है वो क्या होने वाला है, 90 होने वाला है। क्यों सर ऐसा क्यों करा, अरे भाई इस केस में ही तो मैक्सिमम टॉर्क मिलता है। अभी पीछे देखा था हमने, ये रहा कि मैक्सिमम टॉर्क कब मिलेगा, आप थीटा को 90 बना दो। थीटा किसके बीच में, एम वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल। अच्छा सर एम वेक्टर और बी वेक्टर, तो जो एम वेक्टर है वही उसी की डायरेक्शन में क्या होता है, एरिया वेक्टर। तो एरिया वेक्टर और बी वेक्टर हमेशा परपेंडिकुलर रहते हैं। तो इसके केस में हमारा जो टॉर्क का फॉर्मूला है यहाँ पर क्या बन जाता है, बी आई एन ए। यहाँ पर थीटा कितना है, क्योंकि 90 डिग्री है। अच्छा, इससे आगे की कहानी सुने, इससे आगे की कहानी, इससे आगे की कहानी ये होती है कि सर जब ये करंट फ्लो हुआ तो जीरो से इधर की वैल्यू पे चला गया, करंट इधर से इधर फ्लो हो रहा है अगर, है ना, करंट इधर से इधर फ्लो हो रहा है सपोज, तो जीरो से यूं चला गया, इसने रीडिंग बता दी। तो देखो करंट जितना ज्यादा होगा टॉर्क भी उतना ही ज्यादा होगा, टॉर्क जितना ज्यादा होगा डिफ्लेक्शन भी इसमें उतना ही ज्यादा होगा। सर डिफ्लेक्शन क्या है, यहाँ से ये जीरो है, तो जीरो से ये जो एंगल लिया जाता है इसको क्या बोला जाता है, थीटा। थीटा क्या है यहाँ पर, डिफ्लेक्शन। थीटा क्या है यहाँ पर, डिफ्लेक्शन। कई बुक्स इसको फाई से भी रिप्रेजेंट करती है, थीटा से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं, पर इसको थीटा बता दिया ना तो फिर हम डिफ्लेक्शन को फाई से रिप्रेजेंट कर देते हैं। फाई क्या होता है, डिफ्लेक्शन। द मोर द करंट द मोर विल बी द डिफ्लेक्शन। तो हम बोल रहे हैं कि अगर करंट ज्यादा होगा, करंट ज्यादा होगा तो टॉर्क भी ज्यादा होगा, टॉर्क ज्यादा होगा तो डिफ्लेक्शन भी ज्यादा होगा, मतलब हमको रीडिंग भी वो ज्यादा बताएगा।
दैट इज द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, है ना। टॉर्क, करंट ज्यादा, करंट अगर बिल्कुल नहीं है तो ये बिल्कुल जीरो पे सेट हो जाएगा। अच्छा, करंट जब बहा तो ये यूं करके आगे गई, नीडल यूं करके डिस्प्लेस हुई, डिफ्लेक्ट हुई थी फाई एंगल पे। अब जब करंट बहना बंद हो गया तो ये वापस कैसे लौट के जीरो पे आ जाती है सर? ये बड़ी चक्कर की बात है। वापस लौट के जीरो पर कैसे आई तो उसका क्या चक्कर है? तो उसके लिए बेटा यहाँ पर ये लगी रहती है आपकी स्प्रिंग। ये क्या लगी रहती है आपकी? स्प्रिंग। ये स्प्रिंग लगी रहती है। इस स्प्रिंग का काम होता है कि इसको वापस लौटा के लाना। अच्छा, इसी तरह से ये भी घूमेगा तो इसमें ऐंठन आएगी और उस ऐंठन की वजह से यहाँ पर भी एक कनेक्टेड रहती है स्प्रिंग आपकी। ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इस पे इसके अबाउट घूमती है, तो यहाँ पर एक स्प्रिंग लगी रहती है इस तरह से, ये स्प्रिंग। अच्छा, ये घूमता है तो स्प्रिंग कसती है। जैसे बच्चों के खिलौने में चाबी वाले आते थे पहले, आजकल तो सब इलेक्ट्रॉनिक हो गए, उसमें चाबी घुमाई तो उसमें कॉइल रहती थी, वो कस जाती थी, अब जो उसको छोड़ते थे तो चाबी खुलती जाती थी और खिलौना जो है कड़क 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 बजता रहता था। क्यों? क्योंकि हमने उसको कस दिया। अब उसके अंदर क्या आ गया? एक टॉर्क आ गया, उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी भर दी। अब वो कॉइल जैसे जैसे खुलेगी ना, ये बाहर की स्प्रिंग जैसे जैसे खुलती जाएगी तो यहाँ पर कुछ ना कुछ ये रिस्टोरिंग टॉर्क इसको देती जाएगी। तो यही चीज जो स्प्रिंग होती है उसी की वजह से ये यूं लौट के वापस से इधर की साइड आ जाता है। जब ये पॉइंटर इधर गया, करंट फ्लो ना होना बंद हुआ, उसके बाद ये लौट के वापस से जीरो पे आ जाएगा। तो उस केस में क्या कहानी होगी उसको आगे देखिए। उस केस में क्या कहानी होगी आगे देखिए। तो हम बोल रहे हैं इक्विलिब्रियम में जो स्प्रिंग का रिस्टोरिंग टॉर्क है, ये हो गया रिस्टोरिंग टॉर्क। किसका? स्प्रिंग का। वो किसके बराबर रहेगा? जो कॉइल, जो लूप है उसके टॉर्क के बराबर हो जाएगा, है ना। इक्विलिब्रियम क्या है भाई? इक्विलिब्रियम वही है कि आपने करंट फ्लो कराया, ये यूं जाके रुक गई सुई, इस रीडिंग पे जाके रुक गई, तो इक्विलिब्रियम में तो हो गया। हाँ, इक्विलिब्रियम हो गया। तो इस केस में जो स्प्रिंग है उसमें भी रिस्टोरिंग टॉर्क है, वो कस गई है। इसके साथ साथ इसमें भी टॉर्क आया है, आपके जो लूप है उसमें टॉर्क आया, उसकी वजह से तो ये फॉर्मूला लिख रहे हैं। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? बराबर। और जैसे करंट फ्लो होना बंद हो जाएगा, आपका रिस्टोरिंग टॉर्क डोमिनेट करेगा और इसको वापस से इधर ले आएगा। लेकिन जब तक करंट फ्लो हो रहा है तब तक ये दोनों बराबर होंगे, रिस्टोरिंग टॉर्क और लूप दोनों बराबर होंगे। तो रिस्टोरिंग टॉर्क को लिखा जाता है C फाई से, और C क्या होता है? टॉर्शनल कांस्टेंट। स्प्रिंग का टॉर्शनल कांस्टेंट। जैसे एक होता है स्प्रिंग कांस्टेंट K, हम लीनियर में बात करते हैं तो F इज इक्वल टू लिखते हैं KX माइनस KX, तो वहां पर ये स्प्रिंग कांस्टेंट होता है। लेकिन जब टॉर्क के केस में लिखा जाता है तो इसी में ये वाली चीज क्या हो जाती है? C हो जाती है, और यहाँ पर X जो होता है वो फाई या डिस्प्लेसमेंट या थीटा का जो भी एंगल का रूप ले लेता है जब रोटेशन की बात आती है। तो जो C फाई है बेटा, ये किसके बराबर हो जाएगा? BINAK। और यही इंपॉर्टेंट फंडा है यहाँ पर आगे की बात करने का। यहाँ तक वाली बात को हमको दिमाग में बिठाना है कि दिस रिस्टोरिंग टॉर्क इज इक्वल टू BINA। अब इसके दो केसेस होंगे, यहाँ पर दो केसेस होंगे जिन पर हम बात करेंगे कि सर ये फॉर्मूला तो कुछ काम का नहीं लग रहा। बेटा बड़ा काम का फॉर्मूला है। यहाँ पर पूछी जाती है करंट सेंसिटिविटी के प्रश्न पूछे जाते हैं, वोल्टेज सेंसिटिविटी के प्रश्न पूछे जाते हैं। वो इसी फॉर्मूले से आएगा कि स्प्रिंग का रिस्टोरिंग टॉर्क C फाई किसके बराबर हो जाएगा? लूप के टॉर्क के बराबर। और लूप का टॉर्क BINA है। साइन थीटा कहाँ गया? मैंने बताया उसको कैसे टॉर्क को मैक्सिमम बना दिया गया। टॉर्क को मैक्सिमम कैसे बना दिया गया? इस तरह का सर्कुलर मैग्नेट्स यूज करके हमने क्या करा? थीटा को वैसे ही 1 बना दिया ताकि हमको मैक्सिमम टॉर्क मिल सके। ये क्या है? मैक्सिमम टॉर्क है, मैक्सिमम वैल्यू है। ठीक, ओके। तो वापस समझते हैं। तो इसी से करंट सेंसिटिविटी कैसे बनाते हैं? करंट सेंसिटिविटी होती क्या है? करंट सेंसिटिविटी पहले उसको समझिए। सेंसिटिव क्या होता है? पहले उस वर्ड का मीनिंग समझिए। सेंसिटिव क्या होता है? तो सेंसिटिव का मीनिंग क्या होता है? सेंसिटिव का ये मीनिंग होता है कि एक्सटर्नल किसी चीज के या कोई भी इवेंट हो रहा है या कोई भी चीज आप पर आ रही है, उसका रेस्पॉन्ड आप कैसे कर रहे हो।
वो सेंसिटिविटी हो गई। जैसे किसी को कोई डांट देते हैं, छोटा सा बच्चा होगा, कोई मासूम सा बच्चा होगा, बचपन में सभी रहे होंगे, किसी ने डांट दिया, थोड़ी सी देर में रोना आ गया, तो फिर क्या बोलते हैं लोग, अरे यार बड़ा सेंसिटिव है, ये बड़ा सेंसिटिव है, फटाफट रोने लग जाता है। इसी तरह से कि हमने थोड़ा सा करंट दिया, थोड़ा सा करंट दिया हमने गैल्वेनोमीटर को, और भर भर के उसमें टॉर्क आ गया, भर भर के हिलने लग गया, नाचने लग गया, तो बहुत ज़्यादा डिफ्लेक्शन दिखाने लग गया। थोड़े से करंट पे बहुत ज़्यादा डिफ्लेक्शन दिखाए। अच्छा, जो ज़्यादा डिफ्लेक्शन दिखाएगा पर यूनिट करंट, थोड़े से करंट में, अच्छा एक मैंने मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर लिया, वो 1 एम्पियर के करंट पर 45 दिखाता था, 1 एम्पियर के करंट पर 45 दिखाता था। दूसरा मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर लिया, वो 1 एम्पियर का करंट जब फ्लो हो रहा है तो वो 60 डिग्री का डिफ्लेक्शन दिखा रहा है। तो ज़्यादा सेंसिटिव कौन है, जो 60 डिग्री का डिफ्लेक्शन दिखा रहा है? ज़्यादा सेंसिटिव कौन है, जो 60 डिग्री का डिफ्लेक्शन दिखा रहा है? तो यूनिट करंट मतलब अगर करंट सेम कर दिया तो जो गैल्वेनोमीटर आपका ज़्यादा डिफ्लेक्शन दिखाएगा वो उसकी करंट सेंसिटिविटी ज़्यादा होगी, उसकी करंट सेंसिटिविटी ज़्यादा होगी। तो इसको किसके रेस्पेक्ट में निकाला जाता है, इसको बोला जाता है phi by I। तो ये हो गया इसी फॉर्मूले में अब आप I इधर ले आइए, तो वो हो गया phi by I। डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट को ही क्या बोलते हैं, करंट सेंसिटिविटी। और ये क्या हो गया, VNA by C। ये क्या हो गया, VNA by C। So that is the formula for current sensitivity। ठीक है, ये करंट सेंसिटिविटी का फॉर्मूला हुआ। तो करंट सेंसिटिविटी हमको एक आइडिया दे रही है, कि आपका पर यूनिट करंट कितना डिफ्लेक्शन आएगा, ठीक, ओके। यूनिट क्या हो गई इसकी, यूनिट क्या होगी, अरे यार ये इसकी यूनिट क्या होती है, रेडियन। डिफ्लेक्शन की यूनिट क्या होती है, रेडियन पर एम्पियर, डिफ्लेक्शन है ना। तो इस तरह से ले सकते हैं इसकी यूनिट को, रेडियन पर। एंगल की यूनिट क्योंकि रेडियन होती है, या डिग्री पर एम्पियर भी ले सकते हैं उसको, है ना, डिग्री पर एम्पियर भी ले सकते हैं। अब दूसरा जो इसमें बना, वो वोल्टेज सेंसिटिविटी बना। दूसरा फैक्टर इंपॉर्टेंट, वोल्टेज सेंसिटिविटी। भाई इनसे इन वैल्यूज से कर क्या रहे हैं, एक तरह की वो वैल्यूज हैं जिसके थ्रू हम क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे चीज़ों को, ठीक, जिसके थ्रू हम क्या कर रहे होंगे, एनालाइज कर रहे होंगे चीज़ों को, ठीक है। तो अब आता है वोल्टेज सेंसिटिविटी। तो वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या है वो देखिए, तो वोल्टेज सेंसिटिविटी कुछ भी नहीं हो जाती कि इसी फॉर्मूले में अगर मैं नीचे वोल्टेज ले आऊँ तो पर यूनिट वोल्टेज कितना डिफ्लेक्शन आ रहा है वो क्या हो जाएगी, वोल्टेज सेंसिटिविटी। अब वोल्टेज सेंसिटिविटी के लिए यहाँ पर क्या रखना पड़ेगा, I को क्या रखना पड़ेगा, V बाय R। R उछल के इधर आएगा तो उधर की साइड जाके नीचे चल जाएगा, तो उसका फॉर्मूला बनेगा आपका phi by V इज इक्वल टू BNA अपॉन RC। तो हमने क्या करा, R से दोनों साइड डिवाइड कर दीजिए, या फिर इधर भी R से डिवाइड कर दीजिए, इधर भी R से डिवाइड कर दीजिए। अच्छा, इधर का IR क्या बन जाएगा हमारा V, और इधर R अकेला बच जाएगा, तो ये हो गया। इसकी यूनिट क्या हो गई, रेडियन पर वोल्टेज या फिर डिग्री पर वोल्टेज, दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हैं। तो इसकी यूनिट क्या होगी, मतलब डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज। तो दिस इज कॉल्ड द वोल्टेज सेंसिटिविटी और दैट इज कॉल्ड द करंट सेंसिटिविटी, ठीक है। तो ये सारी जानकारी हुई। अब अगली चीज, गैल्वेनोमीटर का सिंबल ये होता है, ठीक है, गैल्वेनोमीटर का सिंबल ये होता है, और इस गैल्वेनोमीटर को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, ये गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस हो जाता है कॉइल का G, ठीक है, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस हो गया जी। इससे हम क्या बनाते हैं, इससे पहले तो इसमें जो करंट जाता है उसको बोलते हैं, उसको बोल देते हैं IG, इसमें जो करंट जाता है उसको IG बोल देते हैं। सो दिस डिवाइस
तो ये जो डिवाइस है आपकी, जैसे रेड कलर के डब्बे के अंदर जो बंद कर रहा हूँ वो एक डिवाइस है। अच्छा, ये डिवाइस हो गई आपकी। बाहर से आपको क्या दिख रहा है? रेड कलर का बॉक्स दिख रहा है। ये इसका टर्मिनल 1 हो गया, यहाँ पर टर्मिनल 1 हो गया, ये T1 हो गया, और ये क्या हो गया आपका T2। अच्छा, तो आपको T1 और T2 मतलब इनको जहाँ पर ब्रांच में आपको करंट डिटेक्ट करना है वहाँ पर बनाना होगा। अच्छा, तो गैल्वेनोमीटर हो गया। अब इसी में थोड़े से चेंजेस करके यहाँ पर हम दो चीज़ें बना रहे हैं। इसी में चीज़ें चेंजेस करके हम दो चीज़ें बना रहे हैं। हम बना रहे हैं एक एमीटर, हम बना रहे हैं एक एमीटर। एमीटर क्या करता है? मतलब गैल्वेनोमीटर की रेंज को हमने बढ़ा दिया, तो इसको तो क्या बोल रहे हैं हम? गैल्वेनोमीटर। अब इससे एक एमीटर बनेगा और इससे एक वोल्टमीटर बनेगा। तो गैल्वेनोमीटर से एमीटर कैसे बनाया जाता है? कुछ भी नहीं किया जा सकता। हमको अगर इसकी रेंज बढ़ानी है, तो हम क्या कर रहे हैं? ये रहा आपका गैल्वेनोमीटर। इसमें जो IG होता है ना यार, वो ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते, नहीं तो इसकी कॉइल बर्न हो जाएगी। करंट ज़्यादा फ्लो होता है तो हीटिंग इफेक्ट की वजह से हीट बनती है तो ये क्या हो जाता है? बर्न हो जाएगी। ठीक, तो उसकी वजह से यहाँ पर हम क्या चाहते हैं कि ये जो IG आ रहा है ये कम आए। तो अगर मेरे को मेजर करंट करना है I और IG ही इसमें जाए, तो मैं क्या करूँगा? एक्सटर्नल करंट को बाईपास कर दूंगा। और यहाँ पर कैसे बाईपास कर पाऊँगा? एक शंट लगा दूंगा। तो सर शंट लगाने से क्या होगा? तो बेटा जो शंट लगाया ना, उससे क्या होगा वो देखिए कि अच्छा इधर की साइड तो IG ही जाएगा और एक्स्ट्रा करंट जो है I माइनस IG वो इधर से पास हो जाएगा। ये हो गया I माइनस IG। अच्छा, अगर मेरा गैल्वेनोमीटर एक पॉइंट, मतलब जैसे बोले ना 1% ही, जितना करंट दे रहा है उसका 1% ही, अगर मैंने यहाँ से 100 एम्पियर दिया तो गैल्वेनोमीटर के पास कितना जा रहा है? ऊपर की ब्रांच में 1 एम्पियर। 100 एम्पियर एग्जाम्पल है ये, 100 एम्पियर दिया तो इसके पास कितना जा रहा है? 99 इधर से बहता हुआ चला जा रहा है। मतलब मेरा गैल्वेनोमीटर प्रोटेक्टेड है और रेंज भी उसकी बढ़ गई। ये वैल्यू है I, ये जो वैल्यू है I, ये क्या है? जितने का आपको एमीटर बनाना है। I क्या है यहाँ पर? जितने का आपको एमीटर बनाना है। ठीक है, तो ये हो गया। ये क्या है? शंट। ये क्या है? शंट रेजिस्टेंस। तो हमने क्या करा? करंट को बाईपास कर दिया। स्मॉल वैल्यू का रेजिस्टेंस। शंट क्या होता है? स्मॉल रेजिस्टेंस। तो भाई एमीटर के केस में चाहा जाता है उसको सीरीज में जोड़ते हैं तो उसका रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। तो बढ़िया, कैसे बना दें? एक काम करो सर, ये जो रेजिस्टेंस है ये आपके गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है, इसके पैरेलल में एक बहुत स्मॉल वैल्यू का रेजिस्टेंस जोड़ दीजिए। उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि अब आपके जो एमीटर है उसका रेजिस्टेंस और कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन का एक कॉन्सेप्ट होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस का एक कॉन्सेप्ट होता है कि जब आपने ये अगर 100 ओम का है, ये अगर 1 ओम का है, इन दोनों को पैरेलल में लगा दिया तो आपकी रेजिस्टेंस है ना 1 ओम से भी कम आएगी। आपकी रेजिस्टेंस क्या आएगी? 1 ओम से भी कम आएगी। तो जो स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस रहता है उससे भी कम आती है। तो हमने अगर गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस G माने और उसके पैरेलल में एक शंट जोड़ दिया बहुत स्मॉल वैल्यू का, तो इनका जो इक्विवेलेंट आएगा वो शंट की वैल्यू से भी बहुत छोटा आएगा। शंट की वैल्यू से भी बहुत छोटा आएगा। तो इससे एमीटर बना दिया। ठीक है, फंडा क्या है कि इसका ब्रांच और इस ब्रांच का जो रेजिस्टेंस रहता है वो बराबर रहता है, तो उसको यहाँ लिख देता हूँ और इसी से सारी मैथमेटिक्स चलती है। तो हम लिखते हैं IG इंटू G। इस ब्रांच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है यहाँ से यहाँ, उसको कैसे लिखेंगे? I इंटू R। तो ये रेजिस्टेंस इसका G रहा था और ये करंट रहा। अच्छा, इसमें कितना करंट जा रहा है? इसमें सर I माइनस IG जा रहा है, तो I माइनस IG इंटू S क्या है? इसका रेजिस्टेंस। बस इससे सारी मैथमेटिक्स को आप हैंडल कर सकते हो। पोटेंशियल डिफरेंस ऊपर वाली ब्रांच का नीचे वाली ब्रांच का सेम होगा, तो ऊपर वाली ब्रांच का पोटेंशियल डिफरेंस कैसे लिखें? I इंटू R, IG मल्टीप्लाइड बाय G। नीचे वाली का कैसे लिखें? उसमें जो करंट जा रहा है और उससे रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये। अब इसी से शंट की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो आप। जो भी चीज़ पूछी गई है वो फाइंड आउट कर सकते हो। I पूछी गया है तो I मतलब क्या होता है? जितनी रेंज का आपको एमीटर बनाना है, जितनी रेंज का एमीटर बनाना है। IG क्या होता है? फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट। फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट ये 0 है। मैक्सिमम वैल्यू जब बता रहा होगा आपका एमीटर, तो उसी को क्या बोलेंगे? फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट। मतलब ये वो वैल्यू बताएगा कि भैया जो गैल्वेनोमीटर है ना, इससे ज़्यादा करंट शो नहीं कर सकता, तो वो फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट हो जाता है। फिर वोल्टमीटर का काम क्या होता है? वोल्टेज मेजर करना। वोल्टमीटर का काम क्या होता है? वोल्टेज मेजर करना। सर इसको कैसे बनाया जा सकता है? देख लो, इसके केस में ये रहा आपका गैल्वेनोमीटर,
यहाँ जाने वाला करंट कितना था, IG था। तो हम क्या करते हैं, इसी की सीरीज़ में एक बहुत ज़्यादा हाई वैल्यू का एक रेजिस्टेंस जोड़ दिया। ये कैसा है, हाई रेजिस्टेंस, सीरीज़ रेजिस्टेंस जोड़ देते हैं। इसमें पैरेलल रेजिस्टेंस जोड़ते हैं जिसको शंट बोलते हैं, इसमें सीरीज़ रेजिस्टेंस जोड़ देते हैं, सीरीज रेजिस्टेंस जोड़ देते हैं। अब ये डिवाइस एक बन गई आपकी, जिसको किसी भी जगह पर पैरेलल में लगाते हैं अपन। तो ये डिवाइस जो बनी है, इसी को क्या बोल देते हैं अपन, इसी को क्या बोल देते हैं। अब देखो मैं बॉक्स में बंद करता हूँ, तो बॉक्स में बंद करूँगा तो ये लोगो, ये बनी हमारी डिवाइस। ये जो डिवाइस बनी है बॉक्स के अंदर है। बाहर कौन सा टर्मिनल दिख रहा है, बाहर केवल करंट, बाहर ये जो करंट की ब्रांच आ रही है ये है आउटसाइड में और ये है आउटसाइड में, बाकी सब अंदर है गैल्वेनोमीटर के, एमीटर के सब अंदर है। अच्छा इसमें कैसे बनेगा सर, इसमें बेटा ये लो, इसमें जो बाहर की चीज़ दिखेगी वो आपको 2 टर्मिनल दिखेंगे, बाकी सारी बात अंदर। ये हो गया, ये बन गया आपका वोल्टमीटर। इस डब्बे के अंदर वोल्टमीटर है, ये 2 टर्मिनल है। अच्छा सर कैसे यूज़ करते हैं इसको, पैरेलल में लगाया जाता है। इसको क्या लगाया जाता है, पैरेलल में। तो यहाँ पर जो वोल्टेज आएगा वही उस डिवाइस का वोल्टेज होगा जिसके क्रॉस आप मेजर करना चाहते हो। तो वही वोल्टेज क्या आएगा, V बराबर IG, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस G प्लस R। इसमें बस इक्वेशन ये चलती है, इसी से सारा काम हो जाएगा आपका। ओम्स लॉ लगा दिया कि जो भी वोल्टेज आएगा इसके दोनों टर्मिनल पर, जो भी वोल्टेज आएगा, जो भी ये मेजर करेगा वो किसके बराबर होगा, IG इंटू G और IG इंटू R। तो IG कॉमन ले लिया अपन ने, IG मल्टीप्लाइड बाय R इक्विवेलेंट, इससे तो इससे सारी वैल्यू निकल जाएगी। कभी पूछता है रेजिस्टेंस कितना निकालें, तो रेजिस्टेंस ये V क्या होगा, V वो वैल्यू होगी जितने का आपको क्या बनाना है, जितनी रेंज का आपको क्या बनाना है, वोल्टमीटर, जितनी रेंज का वोल्टमीटर बनाना है वो है ये वैल्यू। ठीक है, तो ये हुआ हमारा यहाँ पर इस तरह से चीज़। एक दो छोटे मोटे छुटपुट टॉपिक और बोल देते हैं। तो जैसे बोलते हैं कि मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है, तो इसको सबसे लास्ट में लीस्ट प्रायोरिटी पे लिया गया है क्योंकि इस पे क्वेश्चन बहुत कम आता है। तो ये हो गया मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन मूविंग इन ऑर्बिट। तो अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहा है, तो उस केस में भी वो क्या बना रहा है, एक मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है। और ये रहा आपका ऑर्बिट, जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। इलेक्ट्रॉन कहाँ है, ये रहा आपका इलेक्ट्रॉन। अच्छा इलेक्ट्रॉन कैसे जा रहा है सर, इलेक्ट्रॉन इस दिशा में जा रहा है, उसकी स्पीड भी है। अच्छा इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है, तो करंट कैसे बन रहा होगा सर, करंट ऐसे बन रहा होगा। बिल्कुल सही है। एक चीज़ और देखो, यहाँ पर जिस ऑर्बिट में घूम रहा है उस ऑर्बिट की रेडियस क्या है, स्मॉल r। तो इसकी वजह से मैग्नेटिक मोमेंट अब अगर अपन लिखने लगेंगे तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा इस केस में, I N A। अब n की बात तो आती नहीं, I इंटू ए जाएगा। नंबर ऑफ टर्न्स तो इसमें कुछ होगा नहीं, कोई तार तो है नहीं, तो करंट मल्टीप्लाइड बाय एरिया। अच्छा करंट कैसे आएगा सर, बेटा करंट जब आएगा कि जैसे ये जितनी स्पीड से घूम रहा है v स्पीड से घूम रहा है, तो करंट का फॉर्मूला क्या होता है, I/T। तो Q/T। Q क्या है इसके केस में, E। करंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, करंट को रिप्रेजेंट करा तो E, चार्ज पर यूनिट टाइम क्या होगा 2πr और v। ये हो गया मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला EV। अब यहाँ पर एरिया को भी रख दीजिए तो एरिया भी निकाल लेंगे अपन, E 2πr और एरिया क्या हो जाएगा पाई r स्क्वायर। अच्छा पाई से पाई जा रहा है क्या, हाँ बिल्कुल पाई से पाई जा रहा है, ये पाई से ये पाई चला गया और इस r स्क्वायर से ये r स्क्वायर, तो क्या बच गया हाफ EVR। तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन मूविंग इन द सर्कुलर ऑर्बिट इज कॉल्ड हाफ EVR, हाफ EVR, जहाँ पर E क्या है उसका चार्ज। अब अगर इलेक्ट्रॉन के बजाय बोल दे हाइपोथेटिकल पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल चक्कर लगा रहा है किसी न्यूक्लियस के चारों और किसी पॉजिटिव चार्ज के चारों, तो वहाँ पर इसका चार्ज आ जाएगा। तो EVR, ये इलेक्ट्रॉन के कॉन्टेक्स्ट में बात करी जाए, V उसकी स्पीड है, R उसकी ऑर्बिट है। तो इसी में रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक मोमेंट, अब देखिए रिलेशन बिटवीन एंगुलर मोमेंटम एंड मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है इसी की हमने मैग्नेटिक मोमेंट
और एंगुलर मोमेंटम में रिश्ता एस्टेब्लिश करने जा रहे हैं। तो आप एक काम कीजिए, ई वी आर, हम ऊपर नीचे इस वाले एक्सप्रेशन में, हमारे पास ये एक्सप्रेशन है मैग्नेटिक मोमेंट का हाफ ई वी आर, इसी में ऊपर नीचे क्या कर रहे हैं, एम से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर की साइड हाफ ई और एम वी आर, और नीचे की साइड क्या हो जाएगा, एम, नीचे की साइड क्या हो जाएगा, एम। अब एम से एम चला जाएगा, आपका एम से एम चला जाएगा, ठीक है। तो ये तो नहीं करना था हमको, एम से एम तो नहीं भेजना था, एम से एम नहीं मल्टीप्लाई करेंगे, एम से एम मल्टीप्लाई, एम वी आर, ठीक है। तो एम वी आर का तो ये बन गया, तो एम वी आर क्या हो गया, एल बन गया हमारा, एम वी आर क्या हो गया, एल, तो ये बन गया ई एल अपॉन 2m, ई एल अपॉन 2m। तो मैग्नेटिक मोमेंट और एंगुलर मोमेंटम में रिश्ता आ गया। भाई एल क्या होता है, जब कोई पार्टिकल चक्कर लगाता है तो रोटेशन में बताया जाता है, वो क्या होता है, एम वी आर, और आर क्या होती है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम होता है, एम उसका मास है, वी उसकी स्पीड है, और आर जिस रेडियस में चक्कर लगा रहा है, एम वी आर। तो यहाँ पर ऊपर नीचे एम मल्टीप्लाई करने से एक एम वी आर बन गया आपका, उस एम वी आर का हमने क्या बना दिया, एल वेक्टर, और ई अपॉन 2m बना था तो इसको ऐसे लिख दिया। फिर एक शब्द यूज़ करा जाता है कि एम बाय एल का जो रेशो है, एम बाय एल का जो रेशो है वो क्या होता है, ई बाय 2m के बराबर हो जाता है, और इसे बोलते हैं जायरोमेट्रिक रेशो। इसे बोलते हैं जायरोमेट्रिक रेशो। तो बस ये छोटी छोटी सी बातें थी कि इलेक्ट्रॉन के बारे में, अगर कोई इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है, सर्कुलर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है सर्कुलर ऑर्बिट में, तो उसके केस में उसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा और उसके एंगुलर मोमेंटम और मैग्नेटिक मोमेंट का क्या रिलेशन होगा यहाँ पर, ठीक है। देखो सारी चीज़ वहीं से आ रही है, मैग्नेटिक मोमेंट के फॉर्मूले से। तो ये बिना मैग्नेटिज्म के कंसेप्ट के डिस्क्राइब नहीं की जा सकती चीज़, बिना मैग्नेटिज्म के कंसेप्ट के डिराइव नहीं की जा सकती चीज़, ठीक है। चलिए, तो आज जो पढ़ा है उस पर अपन कुछ प्रश्न करते हैं। अब कुछ प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन देखिए, तो इसमें क्वेश्चन देखिए कि अब मुझे टॉर्क कैलकुलेट करना है। अब एक स्क्वायर कॉइल में, स्क्वायर कॉइल ऑफ साइड, स्क्वायर कॉइल की अगर साइड पता लग जाए मुझे, साइड क्या है, हम साइड ले रहे हैं 2 सेंटीमीटर, साइड 2 सेंटीमीटर, स्क्वायर कॉइल ऑफ साइड 2 सेंटीमीटर एंड नंबर ऑफ टर्न्स, उसमें मान लेते हैं नंबर ऑफ टर्न्स कितने, 100, प्लेस्ड इन। अब ये टॉर्क को भी मैं क्या कर लेता हूँ, मैक्सिमम टॉर्क बोल रहा हूँ, फाइंड मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस्ड इन अ स्क्वायर कॉइल ऑफ साइड 2 सेंटीमीटर एंड नंबर ऑफ टर्न्स 100 प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 1 टेस्ला। कितने 1 टेस्ला के यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है, तो उसमें टॉर्क बताइए। तो मैक्सिमम टॉर्क का फॉर्मूला क्या हो जाता है, मैक्सिमम टॉर्क का फॉर्मूला हो जाता है बीना। अच्छा ठीक है सर। अच्छा, बी की वैल्यू 1 टेस्ला बताई हुई है, ठीक है, उसको मल्टीप्लाई कर देना है हमको आई। करंट कितना फ्लो हो रहा है, करंट तो बताया नहीं, तो करंट भी लिख लेते हैं, यहाँ पर करंट भी लिख लेते हैं, आई इन कॉइल, ये जानकारी एक्स्ट्रा, इज इक्वल टू 2 एम्पियर। तो 2 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, तो यहाँ पर आई की वैल्यू कितनी ले ली, 2 एम्पियर। नंबर ऑफ टर्न्स कितने बताए, नंबर ऑफ टर्न्स 100 बताए गए, तो नंबर ऑफ टर्न्स 100 है, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। एरिया कितना हो जाएगा, एरिया होता है साइड का स्क्वायर, तो हम करेंगे 2 × 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, 2 × 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो उसको अगर आपको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है तो 10⁻⁻⁴ से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 1 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करता हूँ तो 10⁻⁻² से करता हूँ, सेंटीमीटर स्क्वायर को करूँ तो 10⁻⁻⁴ आ जाएगा यहाँ पर। अच्छा जी, ये हो गया आपका 200। अच्छा, ये कितना हो गया
4 इंटू 10⁻⁻⁴। अब यहाँ पर हो गया ये 8 इंटू 10⁻, इसकी 2 जीरो उसको दे दूंगा तो उसमें से 2 जीरो कट जाएगी। ठीक है, पक्की बात। तो ये आ गया 0.08। अब ये 100 डिवाइड हो जाएगा, अब ये 100 डिवाइड हो जाएगा 0.08 न्यूटन इंटू मीटर। इतने का टॉर्क बन रहा होगा यहाँ पर। ठीक है, इतने का टॉर्क बन रहा होगा। तो इस तरह से आप टॉर्क कैलकुलेट कर सकते हो। दैट इज हाउ यू कैन कैलकुलेट द टॉर्क। और देखिए क्वेश्चन, ये रही हमारी कॉइल, ये रही हमारी कॉइल। अच्छा, ये रहा इसका मैग्नेटिक मोमेंट इस डायरेक्शन में होगा। कैसे पता चला? इसमें करंट ऐसे फ्लो हो रहा था। अच्छा, इसके हिसाब से मैंने यूं करा, यूं करके उंगलियां घुमाई तो थंब इस डायरेक्शन में जा रहा। इस केस में आपका मैग्नेटिक फील्ड ये रहा, मैग्नेटिक फील्ड ये रहा, मैग्नेटिक फील्ड ये रहा। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर ये रहा। अब इस केस में जो एंगल है, जो एंगल है यहाँ पर क्या बताया जा रहा है? क्वेश्चन में बोलता है एंगल बिटवीन प्लेन ऑफ कॉइल एंड मैग्नेटिक फील्ड इज 120 डिग्री। क्या बोल रहा है? 120 डिग्री। देन फाइंड टॉर्क। फाइंड टॉर्क। अच्छा, तो करंट कितना बताया सर? करंट इसमें बताया बेटा, करंट I बता रखा है। नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं? N है। रेडियस कितनी है? R है। अब उसके केस में बताओ। तो ठीक है, वेरिएबल की टर्म में हम आंसर देंगे, ऐसी कोई लाग लपेट वाली बात नहीं है, वेरिएबल की टर्म में ही आंसर देंगे। तो अब उसने बोला इसका ये जो प्लेन होता है ना बेटा, ये होता है प्लेन। अच्छा, इसके बीच में ये वाला एंगल 120 डिग्री, ये वाला एंगल कितना है? 120 डिग्री। अच्छा, प्लेन के बीच में और मैग्नेटिक फील्ड के, प्लेन के बीच में और 120 डिग्री का एंगल है। तो हमें तो एंगल किसके बीच में चाहिए? हमें तो एंगल किसके बीच में चाहिए? मैग्नेटिक मोमेंट के और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल चाहिए। अच्छा सर, ये जो इसका प्लेन है और मैग्नेटिक मोमेंट है तो 90 डिग्री पे रहेंगे, तो ये वाला एंगल कितना हो गया? ये वाला एंगल तो 90 डिग्री हो गया। अच्छा, तो ये बचा हुआ एंगल कितना हो गया? इसको 120 - 90 कर दें तो 120 - 90 मतलब कितना हो गया? 30 डिग्री का हो गया। ठीक है, तो हमारे को थीटा नहीं दिया था, ये किस किस के बीच में था? प्लेन ऐसे रखे हैं और मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसे जा रहा है, तो ये वाला एंगल दिया था। हमको क्या चाहिए? मैग्नेटिक मोमेंट से मैग्नेटिक फील्ड का एंगल। अच्छा, तो हमें पता है मैग्नेटिक मोमेंट हमेशा कॉइल के प्लेन के परपेंडिकुलर होता है, तो ये प्लेन से 90 डिग्री का एंगल बना रहा होगा। और उसी के साथ अगर ये बचा हुआ एंगल जो है वो किसके बीच का? इसके बीच, प्लेन का और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का जो एंगल बचा है ये 30 डिग्री हो जाएगा। तो ये ज्योमेट्री से हमने 30 डिग्री निकाल लिया। अब टॉर्क का फॉर्मूला हो जाएगा BI/N/A और यहाँ पर क्या रख देंगे? साइन 30 डिग्री। तो मैग्नेटिक फील्ड B है, करंट I ही है, नंबर ऑफ टर्न L ही है, और इसमें इसका एरिया निकालना पड़ेगा तो उसको रख देंगे πr² और यहाँ पर वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/2। साइन 30 की वैल्यू कितनी? 1/2। तो ये हो जाएगा BI/N/πr²/2। तो ये टॉर्क का एक्सप्रेशन आ रहा होगा इसके लिए, इस सिनेरियो के हिसाब से टॉर्क का एक्सप्रेशन क्या आ रहा होगा? ये वाला आ रहा होगा। ठीक है बात, पक्की बात। तो ये एंगल हमको फाइंड आउट करना चाहिए। ज़्यादातर केसेस में वो हमें कॉइल के प्लेन का एंगल दे देता है, कॉइल के प्लेन का एंगल दे देता है मैग्नेटिक फील्ड के साथ में। लेकिन हमें तो किसका चाहिए? हमें तो मैग्नेटिक मोमेंट का चाहिए, हमें तो एरिया वेक्टर का चाहिए। या तो एरिया वेक्टर का दे दो मैग्नेटिक फील्ड के साथ एंगल। तो एरिया वेक्टर भी क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। एरिया वेक्टर भी क्या होता है जी? परपेंडिकुलर होता है। ठीक है जी। और देखिए, और देखिए अब ये एक कॉइल है, ये एक कॉइल है, ये क्या है? डाइपोल है। क्वेश्चन नहीं है, कुछ कॉन्सेप्ट ही बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि कल से हम फिर बार मैग्नेट स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट सेशन से, तो अभी छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लेते हैं। तो ये करंट कैरिंग कॉइल है, इसमें इस डायरेक्शन में करंट अगर फ्लो हो रहा है, ये इसका एक्सिस है, अगर ये इसका एक्सिस है, करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, तो यहाँ पर इस डायरेक्शन में ये अगर इसका एक्सिस हो जाएगा और ये, तो इस जगह पर ये क्या बना रही होगी? और एक और लेते हैं, एक हो जाएगी आपकी जैसे कि सोलेनॉइड, और एक हो गया हमारी बार मैग्नेट। ठीक है, ये बार मैग्नेट का बोल देते हैं साउथ पोल है,
ये बार मैग्नेट का बोल देते हैं नॉर्थ पोल है, ये साउथ वाला पोल है और ये नॉर्थ वाला पोल है। ठीक है, इसमें करंट कहाँ से कहाँ जा रहा है? इसमें करंट जा रहा है इधर की साइड से अंदर जा रहा है और इधर की साइड से बाहर आ रहा है। ठीक है, तो कुछ इस तरह से करंट वर्क कर रहा है। ठीक है, यूँ करके इधर से आके यूँ जा रहा है ऐसा कर। अब इन सभी में एक चीज़ कॉमन है, इन सभी में यूँ करके उंगलियाँ घुमाई, थंब इधर की साइड पॉइंट करा, मतलब इधर की साइड क्या हो जाएगा? नॉर्थ पोल, और इधर की साइड फिर क्या हो जाएगा? साउथ पोल। तो मतलब ये क्या है? एक तरह की डाइपोल बन गई। ये क्या बन गई? एक तरह की डाइपोल। क्योंकि अब अगला डिस्कशन बार मैग्नेट पढ़ाएंगे, उसके बाद डाइपोल की बात होगी। बार मैग्नेट पढ़ा के करेंगे, डाइपोल की बात करेंगे। ठीक है, इस तरह से इसमें भी उंगलियां, इधर से करंट यूँ जा रहा है, बाहर से निकल रहा है, तो थंब इधर की साइड पॉइंट कर रहा है, मतलब इधर की साइड भी इसमें नॉर्थ पोल है, और इधर की साइड नॉर्थ पोल हो गया तो इधर की साइड साउथ पोल हो गया। ठीक है सर, ये रही बार मैग्नेट। बार मैग्नेट का तो पता ही है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ पोल से निकलती हैं और साउथ पोल में क्या हो जाती हैं? टर्मिनेट हो जाती हैं। लेकिन ये क्लोज लूप भी बनाती है, अंदर मिलती भी हैं। अंदर की साइड इनकी डायरेक्शन क्या चलती है? साउथ से नॉर्थ। तो मतलब ये भी एक तरह का क्या है? डाइपोल। ये भी एक तरह का डाइपोल है, ये भी एक तरह का डाइपोल है। तो आपका एक बात समझिए, आपको अगर कॉइल की बात करें तो करंट कैरिंग कॉइल, करंट कैरिंग सोलेनॉइड, करंट कैरिंग सोलेनॉइड और बार मैग्नेट, ये सभी डाइपोल होते हैं। ये सभी डाइपोल होते हैं, ये सभी डाइपोल होते हैं। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर मैं बात करूं, कि एक स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर, स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर ये डाइपोल नहीं होता। या फिर मैं बात करूं एक टॉरॉइड, या फिर मैं बात करूं एक टॉरॉइड की। ठीक है, इस तरह से। तो ये टॉरॉइड हो गया। ये क्या है? स्ट्रेट वायर। ये क्या है? स्ट्रेट वायर। और ये क्या है? टॉरॉइड। तो ये कभी भी पोल नहीं बनाते, दो पोल नहीं बनाते, दो पोल नहीं बनाते, तो ये डाइपोल्स नहीं हैं। अगर डाइपोल की बात आती है, डाइपोल की बात आती है तो ये भी डाइपोल नहीं है और ये भी डाइपोल नहीं, क्योंकि इनमें कोई नॉर्थ पोल साउथ पोल नहीं बनता। ये एक तरह का सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं। तो जब सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगा तो उसमें नॉर्थ पोल साउथ पोल डिसाइड करना मुश्किल हो जाता है। ठीक है जी, तो सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, इसमें कोई नॉर्थ पोल नहीं होता, इसमें कोई साउथ पोल नहीं होता था। ये हो गया स्ट्रेट वायर और ये हो गया टॉरॉइड। बाकी ये सभी डाइपोल होते हैं। अब डाइपोल में सबसे इंपॉर्टेंट बात बोले थे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तो अभी करंट कैरिंग कॉइल के केस में तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट मैंने कैलकुलेट कर लिया था और उसकी डायरेक्शन वही रहती थी जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन थी। अच्छा, इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे निकल रही होंगी? इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन सर यूँ निकल रही होंगी बाहर की साइड। अच्छा, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में हम क्या मानते हैं? नॉर्थ पोल, और अंदर की साइड ऐसे जा रही होंगी इसमें। हाँ बिल्कुल सही है, तो बार मैग्नेट की तरह ही उसी की रिप्लिका है एक तरह से। अच्छा, तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट भी अगर बोले तो साउथ से नॉर्थ हो गया। इसकी साइड भी ऐसे होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन अंदर गई, एक्सिस में सीधी चली और इधर की साइड से बाहर निकल गई। ठीक, लाइक दिस। तो इसका मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसा हो गया। बार मैग्नेट का हमने बता ही दिया कि बार मैग्नेट का हुआ, तो इधर की साइड नॉर्थ पोल बना, इधर की साइड साउथ पोल बना, तो इसका डाइपोल मोमेंट भी क्या हो जाएगा? साउथ से नॉर्थ। तो बार मैग्नेट के केस में जब डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन बताई जाएगी तो कोई फील्ड लाइन बांधने की जरूरत नहीं है। उसके केस में डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या हो जाती है? साउथ से नॉर्थ, साउथ से नॉर्थ। और जब भी किसी भी डाइपोल को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो उसमें एक टॉर्क आता है, और टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? mb sin थीटा। टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? mb sin थीटा। ठीक, चलिए तो अब नेक्स्ट चीज बार मैग्नेट, थोड़ा सा ब्रीफ देता हूं, आगे इसी पर चर्चा जारी रखेंगे। तो बार मैग्नेट, तो देखिए बार मैग्नेट में इस तरह से दो पोल होते हैं। ये छोटे छोटे से दो पोल रहे। अच्छा, एक पोल हो गया साउथ पोल मान लिया, एक पोल हो गया नॉर्थ पोल मान लिया। लेकिन इनकी खासियत होती है कि इस पोल की ये छोटी सी m क्या है यहाँ पर? तो m क्या है इस केस में? पोल स्ट्रेंथ। इसे बोलते हैं हम पोल स्ट्रेंथ, पोल की ताकत। कि कोई मैग्नेट हमने देखी सर बचपन में, कोई मैग्नेट देखी वो बहुत ज़्यादा पावरफुल थी, कोई मैग्नेट देखी वो क्या थी? थोड़ी कम पावरफुल थी। वो कौन डिसाइड करता है? पोल स्ट्रेंथ। अच्छा, पोल स्ट्रेंथ किस पर निर्भर करती है? डिपेंड्स ऑन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन।
तो ये जो बार मैग्नेट का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है उस पर ये निर्भर करती है। तो जितना ज़्यादा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा बार मैग्नेट का, ये जो इधर की साइड से देख रहे हो आप, इधर की साइड से क्या होगा, कुछ एरिया दिखेगा ना आपको यूँ करके, ये जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है ये हो गया एरिया। अच्छा, ये एरिया जितना ज़्यादा बड़ा रहेगा ना बेटा, एरिया जितना ज़्यादा बड़ा रहेगा आपकी बार मैग्नेट भी क्या रहेगी, उतनी ज़्यादा पावरफुल रहेगी। तो डिपेंड्स ऑन ओनली एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर निर्भर करता है। अच्छा ठीक है, इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट तब समझ में आएगी जब मैग्नेटिक मोमेंट की यूनिट, मैग्नेटिक मोमेंट की यूनिट रहती है एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर, एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो m इंटू एल, एल डिवाइड कर दिया, तो इसकी यूनिट हो जाती है एम्पियर इंटू मीटर, एम्पियर इंटू मीटर। अच्छा, इसकी डायमेंशन बोले, अच्छा तो डायमेंशन क्या हो जाएगी, डायमेंशन एम्पियर की तो एम्पियर ही लिखते हैं, तो डायमेंशन क्या होगी, एम्पियर की तो एम्पियर ही लिखते हैं, और यहाँ पर A1 और इसके लिए L1, तो A1 और L1 इसकी डायमेंशन हो जाएगी। अगली चीज़, ये तो एक नंबर की चीज़ तो ये हमारी पोल स्ट्रेंथ। ठीक है, दूसरा, इसके केस में मैग्नेटिक मोमेंट कैसे लिखा जाता है वो देखिए, मैग्नेटिक मोमेंट कैसे लिखा जाता है। तो ये रही हमारी बार मैग्नेट। अच्छा, ये जो पोल्स होते हैं ना दोनों के दोनों, इन पोल्स के बीच का जो सेपरेशन होता है, इन पोल्स के बीच का जो सेपरेशन होता है, ये सेपरेशन, और उस पोल स्ट्रेंथ को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो ये आ जाता है मेरा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। बार मैग्नेट के केस में अलग है फॉर्मूला, करंट कैरिंग कॉइल के केस में अलग है, उसके केस में है करंट मल्टीप्लाइड बाय एरिया, करंट मल्टीप्लाइड बाय एरिया। बार मैग्नेट के केस में डाइपोल मोमेंट को भी m वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये हो जाता है स्मॉल m इंटू एल वैक्टर, स्मॉल m इंटू लेंथ। अच्छा ठीक है सर, पर इसकी डायरेक्शन तो यहाँ से पता नहीं लग रही, तो डायरेक्शन क्या होगी इसकी, अब इसकी यूनिट क्या हो गई, इसकी यूनिट किस में चलेगी, इसकी यूनिट, ठीक है, इसकी यूनिट तो एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर ही याद रखिए वहाँ से। अच्छा, एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर याद रखिए, बिल्कुल ठीक है, ये ऐसा यूनिट हो गई। ठीक, अगली चीज़ इसमें फॉर्मूला तो ये हो गया, इसकी डायरेक्शन क्या होती है, ये एक तरह की वेक्टर क्वांटिटी है, पहले भी बता चुके। तो डायरेक्शन यहाँ सिंपल याद रखने का फंडा है कि डायरेक्शन क्या होगी, साउथ से नॉर्थ, साउथ से नॉर्थ, ये मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन होती है, साउथ से नॉर्थ। तो इसके केस में मैग्नेटिक मोमेंट कहाँ बन रहा होगा, इसके केस में डाइपोल मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन ये होगी। हाँ, ये तो बताया नहीं कि कौन सा पोल क्या है, तो ये भी बता देते हैं। ये वाला पोल है आपका साउथ, ये वाला पोल है आपका नॉर्थ। तो यहाँ पर आप बोल रहे होंगे कि सर इसके केस में मैग्नेटिक मोमेंट को इस तरह से हम करके रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी डायरेक्शन क्या रहती है, साउथ से नॉर्थ रहती है, साउथ से नॉर्थ रहती है। ठीक है, तो अभी तक इतनी बेसिक जानकारी, ये फॉर्मूला को दिमाग में रखिए। अब इसके आगे की चीज़ हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, जहाँ पर इससे आगे कहानी बढ़ाएंगे, और हम मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट और मैग्नेटिक मटेरियल इनको समराइज करेंगे एक ही लेक्चर में। ठीक है, तो वो भी जो वो मैग्नेटिज्म एंड मैटर होता है, एनसीईआरटी को जो बताते हैं मैग्नेटिक मटेरियल और मैग्नेटिज्म मैटर, तो उसमें अब अर्थ मैग्नेटिज्म तो हट चुका, तो उसके बारे में चर्चा नहीं होगी। तो हम चर्चा करेंगे मैग्नेटिक मोमेंट्स, ठीक है, डाइपोल वाइपोल जो होता है उसकी बात करेंगे, और मैग्नेटिक मटेरियल्स की बात करेंगे। तो बड़ा अच्छा होगा वो पार्ट भी, उससे भी क्वेश्चंस काफ़ी बनते हैं, बार मैग्नेट हो गया, मैग्नेटिक मटेरियल हो गया, आसान क्वेश्चन भी होते हैं। तो ठीक है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का पार्ट, MEC जो पार्ट होता है वो खत्म हो गया। अब नेक्स्ट लेक्चर में चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो पढ़ते रहिए, नोट्स एक बार रिवाइज करिए, क्वेश्चन लगाते रहिए, तो एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी आपकी। तो जितने भी कॉन्सेप्ट बताए हैं, बस उसके बाद आपको क्या करना है, बेसिक मैथमेटिक्स का यूज़ करते हुए इन क्वेश्चंस को लगाना है। तब तक के लिए चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय।